ओके सो ये टेस्ट था, रिवीजन टेस्ट ऑन चैप्टर 1 एंड 2। सो इसका सॉल्यूशन से देखते हैं। आप इसका सॉल्यूशन अपने आंसर से कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है गलत। सो फर्स्ट क्वेश्चन था एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द लाइन ऑफ फोर्स इज, लाइन ऑफ फोर्स मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लोग जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेकंड क्वेश्चन है कैपेसिटर C1 इज चार्ज अप टू वोल्टेज V देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर सूर्य, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। सो इस केसेस में क्या है कि पहले कैपेसिटर जो है वो V वोल्टेज से कनेक्टेड है, लेटर ऑन C1 या V है, राइट। तो ये चार्ज हो जाएगा फुल्ली, और फिर चार्ज होने के बाद क्या किया गया है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ अटैच कर दिया गया है जो C2। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जितना भी चार्ज से चार्ज हुआ होगा वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पोटेंशियल अगर हम लोग देखें सो पोटेंशियल अभी भी सेम रहेगा। यानी जितना पोटेंशियल आपका कैपेसिटर C1 के अक्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल आपका कैपेसिटर C2 के अक्रॉस भी हो जाएगा, राइट। दोनों के अक्रॉस आपके सेम पोटेंशियल होंगे बिकॉज C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल कनेक्शन होने के कारण से दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग जानते हैं पोटेंशियल सेम होता है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होंगे वो सेम हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आपको दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट XYZ इन द स्पेस इज 4x स्क्वायर वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोनों का जो रिलेशन है वो -dB/dl होता है, यानी जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सो देखते हैं इसको निकाल के, तो ये जगह -d/dl, dB/dl। सो यहाँ पे ये जो है केवल x एक्सिस में है, तो हम लोग केवल x एक्सिस वाले को यूज करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा dx और ये 4x स्क्वायर। सो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, रूल अगर इसका फॉलो किया, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 2x, और मुझे जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो है एट x इजिकल टू 1, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी ये आपका आ जाएगा -8। तो ये हो जाएगा -8I, राइट। आई मतलब x डायरेक्शन में ही केवल मिलेगा क्योंकि वोल्टेज x में ही है, राइट। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 100 नैनो कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, सो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के लेट इट बी, ये ए है और ये मेरा बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ 5 सेंटीमीटर दे दिया है। बट हम लोग पोटेंशियल अगर देखें तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, बी ए और बी बी जो होगी वो सेम होगी, बी ए इज इक्वल टू बी बी। और वर्क डन हम लोग जानते हैं ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ क्यू। सो क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने निकाला बी ए माइनस बी बी, सो बी ए माइनस बी बी हो गया 0, जिसके कारण से वर्क डन भी हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, डेट इज 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर सी एंड बी यूजिंग द ग्राफ। सो हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू जो होता है सी बी होता है, सो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई बी, राइट। सो ये एक तरह से आपका रिलेशन है क्यू और बी में, राइट। सॉरी यहाँ पे वी और क्यू का रिलेशन मुझे देखना है। सो क्यू इज इक्वल टू सी बी हो गया, तो वी इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/c क्यू, राइट। दिस इज, सो 1/c जो होगा ये एक तरह से स्लोप हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं ए का देखूँ तो 1/ca मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से एक स्लोप है फर्स्ट का, और स्लोप जो होता है वो टेंजेंशियल एंगल होता है, यानी tan 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये हो गया स्लोप। और स्लोप जो होता है वो टेंजेंशियल एंगल होता है tan थीटा, राइट। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि ये सेंटर से शुरुआत हो रहा है, ओरिजिन से शुरुआत हो रहा है, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा mx, m जहाँ पे होता है स्लोप। सो 1/ca को मैं बोल सकता हूँ tan 30 डिग्री, यानी 1/ca जो आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। सो सी ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अब मुझे सी बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे। 1/cb जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan 60 डिग्री,
यानी सी बी का वैल्यू अगर आप देखें तो 1/tan60 डिग्री, tan60 डिग्री होता है √3, यानी सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ओके, tan60 डिग्री √3 हो जाता है, 60 डिग्री नीचे तो ठीक। अब मुझे दोनों का रेशियो निकालना है, तो सी ए बाई सी बी अगर मैं देखूँ तो सी ए का वैल्यू हो गया √3 और ये हो जाएगा 1/√3, √3 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3:1। तो इसकी जो रेशियो हो जाएगी सी ए इज टू सी बी वो हो जाएगा 3:1। सो इसका आंसर जो हो जाएगा 3:1। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When two capacitors are connected in series, the effective capacitance is 2 microfarad. When connected in parallel, the effective capacitance is 9 microfarad. Calculate the individual capacitance. तो यहाँ पे दो कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, सो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है 2 माइक्रोफैराड। तो सीरीज कनेक्शन हम लोग जानते हैं 1/C1 अगर मैं ले रहा हूँ पहला कैपेसिटेंस से तो दूसरा कैपेसिटेंस से, तो ये हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट। ये सीरीज कनेक्शन है कैपेसिटर का, राइट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1/C1 प्लस 1/C2 जो है वो आपका 1/2 माइक्रोफैराड के बराबर है, ठीक। वही तरह से इसने बोला है कि जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है यानी C1 प्लस C2 जो है 19 माइक्रो फैराड के बराबर है। तो मुझे C1 और C2 का वैल्यू निकालना है, राइट। सो निकाल के देखते हैं यहाँ पे। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, C1 इंटू C2, जस्ट एलसीएम ले रहा हूँ ये, एंड C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा C2 C1 यानी C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 लिखें बराबर है। C2 प्लस C1 की जो वैल्यू दी हुई है तो इसको थोड़ा इधर कंटिन्यू करता हूँ। C1 और C2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 9 माइक्रोफैराड, यानी 9 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड, यानी C1 इंटू C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर, दिस इज द केस। अब यहाँ पे देखें, अब मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है, यानी C1 C2 जो है वो 18 माइक्रोफैराड इसके बराबर है और C1 प्लस C2 जो है 9 माइक्रोफैराड। सो यहाँ पे एक छोटा सा अलजेब्रा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, यानी C1 प्लस C2 होल स्क्वायर अगर मैं देखूँ, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसको नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से C1 का वैल्यू रखूँ जो कि C1 हो जाएगा 9 माइक्रो माइनस C2, सो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका C2 टाइम्स कुछ भी पुट कर सकते हैं, या तो C1 या C2 की वैल्यू, ओके, माइनस C2 इज इक्वल टू 18 माइक्रो स्क्वायर फैराड स्क्वायर जो आ जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा आपका C2 9 माइक्रो माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइक्रो स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा C2 स्क्वायर इधर ले गया माइनस 9 माइक्रो C2 और ये हो जाएगा आपका प्लस 18 माइक्रो स्क्वायर। सो अगर इसको मिडिल फैक्टराइजेशन से तोड़ूं तो C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड आएगा, और उसी तरह से यहाँ सॉरी 6 माइक्रोफैराड आएगा, और अगर ये 6 माइक्रोफैराड है तो C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड आएगी। सो इस तरह से इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह से एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट अगर देखें तो एक ही पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालूं VC माइनस VD, शॉर्ट होने के कारण से दोनों वोल्टेज सेम है तो ये जीरो आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका जीरो हो जाएगा अक्रॉस द CD। अब फाइंड करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहा होगा। सो इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल हैं, राइट, क्योंकि वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे C बोले या D बोले,
यहाँ पे भी ये है सी या डी बोले तो ये दोनों पैरेलल है। सो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी ये दोनों कंबाइन होके बन जाएगा 6 माइक्रोफैराड। वही तरह से ये दोनों पैरेलल है, ये हो जाएंगे आपके 12 माइक्रोफैराड, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सीरीज में आ चुका है। सो सीरीज में अगर देखें तो 1/6 माइक्रो प्लस 1/12 माइक्रो जो रहा होगा 1/c इक्विवेलेंट के बराबर रहा होगा। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 12 माइक्रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 माइक्रो। अगर सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये आपका कट के आ जाएगा 4, यानी सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 4 माइक्रो फैराड। इसका आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे है कि टू चार्जेस -q आर लोकेटेड एट दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली, हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ टेस्ट चार्ज अलोंग 2,0,0 -4,0,0। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो दो चार्जेस है -q प्लस q वो जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं पोटेंशियल, ये एक तरह का डायपोल है और डायपोल के कारण जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, राइट। सो ये अगर जेड एक्सिस है तो पोटेंशियल जो मिलती है वो जेड एक्सिस में ही मिलती है। इक्वेटोरियल प्लेन पे इसके कारण से जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ये चैप्टर 2 का एक डेरिवेशन देखे थे, तो इसमें जो भी पोटेंशियल मिलता है एक्स एक्सिस में मिलता है। और इसने पूछा कि फाइंड द वर्क डन टू मूव, सॉरी जेड एक्सिस में मिलेगा। और इसमें पूछा फाइंड द वर्क डन टू मूव द 2 नैनो कूलम चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पोटेंशियल डायपोल के कारण नहीं मिलेगी, और कोई पोटेंशियल ना मिलने के कारण से हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है डेल वी टाइम्स क्यू होता है। तो पोटेंशियल ही जीरो है तो वर्क डन यहाँ पे 0 जूल हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द origin 0,0 of xy coordinate system, 2 points A and B situated 2,2, 2,0 respectively. The potential difference between point A and B is, so A और B के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा? तो जो भी पोटेंशियल मिल रहा है आपको 10 माइक्रोकूलम के अनुसार ही मिल रहा है, 10 माइक्रोकूलम के कारण यही मेरा पॉइंट चार्ज है। सो ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी कुछ इस तरह से है। लेट इट भी, अगर मैंने यहाँ पे फिगर बनाया तो सो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का। और ये लेट इट बी, ये एक्स है, ये आपका वाई है। सो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है 2,0, यानी लेट इट बी ये है 2,0, ओके। और एक पॉइंट है यहाँ पे 2,2। सो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इसने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो सिंगल चार्ज के कारण अगर मैं पोटेंशियल देखूं, सो पहले इन दोनों के बीच में मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना होगा, इसके कारण से पोटेंशियल क्या है। फिर इसी चार्ज के कारण से इस पॉइंट पे फाइंड करना होगा पोटेंशियल क्या है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। सो आर इज द डिस्टेंस। सो जैसे कि अगर मैंने ये डिस्टेंस देखा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 2,2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा √2² प्लस 2² यानी 4 4 + 8 यानी 2√2। सो के का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएगा 2√2। सो लेट इट बी, ये है मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऐसे रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 2√2। उसी तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट बी जब आप फाइंड कीजिएगा तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, के क्यू सेम हो जाएगा, लेकिन आर का वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करना तो 2। सो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिटवीन ए एंड बी, यानी वी ए माइनस वी बी मुझे निकालने के लिए बोला है। तो के क्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इवन नीचे 2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/√2। बी बी, ओ सॉरी, बी ए माइनस बी बी फाइंड कर रहे हैं। सो बी ए माइनस बी फाइंड कीजिएगा तो 1/√2 - 1 नेगेटिव में पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम होने के कारण से। अब के का वैल्यू रख लेंगे, क्यू का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। के का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁶। बाकी सब न्यूमेरिकल्स हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज of 2 nanocoulomb from 0.003 centimeter to 0.040 centimeter via 069 centimeter. So ये भी एनसीईआरटी का ही है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो एक जेड एक्सिस पे है और दूसरा पोटेंशियल जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है, पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे और पहला पॉइंट जो है वो जेड एक्सिस पे है। और मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन अगर देखें तो वर्क डन को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये हो जाएगा डेल वी टाइम्स क्यू। यानी पहले मुझे इस सोर्स चार्ज के कारण फाइंड करना पड़ेगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी वी एट पी के क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का वैल्यू है 8 मिलीकूलम और जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में मुझे कन्वर्ट करना होगा। वही तरह से वी एट क्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ तो जब मैं वर्क डन यहाँ पे फाइंड करूँगा सो वर्क डन हो जाएगा वी पी माइनस वी क्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज है यानी -2 नैनोकूलम। ये सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो मुझे आंसर यहाँ पे दे देगा। सो ये बाया जो है वो केवल एक तरह से मिसगाइड करने के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है पाथ का, फाइनल पॉइंट कहाँ है पाथ का, बस उसके ऊपर। सो इसका यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फिगर शोज अ फैमिली ऑफ पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड 5 paths shown along which we shall move an electron from one surface to another. What is the direction of electric field associated with the surface? So इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। सो हम लोग जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, ये वाली इक्वेशन यूज करके जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो निगेटिव का साइन का मतलब ही होता है कि अगर मैं पोटेंशियल के डायरेक्शन में जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये 90 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, घट रहा है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहा होगा वो इधर से इधर रहा होगा, 90 वोल्ट टू 40 वोल्ट के डायरेक्शन में रहा होगा। तो इसने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सरफेस, तो वो इधर से इधर जा रहा होगा, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद पूछा रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू वर्क वी डू ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो मुझे पाथ को रैंक करना है। सो वर्क डन जो होता है वो डेल वी टाइम्स क्यू होता है। ओके, चार्ज सो कांस्टेंट सेम ही रखना है, मुझे केवल बताना है कि किसमें वर्क डन आपका ज़्यादा रहेगा। सो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे वर्क डन भी ज़्यादा होगा। जैसे पाथ 1 जाऊँ तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये जो है वो आपका फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 10 वोल्ट है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता किधर से किधर घूम रहा है, केवल वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट पाथ में देखें तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सेकंड पाथ में उसी तरह से देखूं तो यहाँ पे 80 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है। वही तरह से थर्ड पार्ट में देखें तो इन दोनों के बीच में देखना ये इनिशियल है ये फाइनल, ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। और इस पाथ में देखें तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो होगा वो पाथ सेकंड पे वर्क डन होगा, फिर पाथ 1, पाथ 3 और पाथ 4, ये जो होगा एक ही जैसा देगा, तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन पाथ 2 जो होगा ग्रेटर होगा और W1, W3 और W4 तीनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है। ठीक है, इस तरह से फाइंड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1। इसके अनुसार अगर हम लोग देखें सो 2 ग्रेटर रहेगा, 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, इस तरह से। नेक्स्ट है टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो टोटल चार्ज देखिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक निगेटिव होता है, दूसरा सेम ही होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, तो ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी टोटल जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। देयर आर टू चार्जेस 1 नैनोकूलम 5 नैनोकूलम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। सो हम लोग जानते हैं कि ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, तो रेशियो इसका 1:1 हो जाएगा। अगर दो चार्जेस है तो फोर्स जो होता है k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर Q1 1 नैनोकूलम है, Q2 5, तो दूसरा जब लूंगा
तो वहाँ पे Q1 हो जाएगा 5 नैनो कूलम, Q2 हो जाएगा 1 नैनो कूलम, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो रेशियो 1:1 आ जाएगी। द सरफेस डेंसिटी ऑन अ कॉपर स्फीयर सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो स्फीयर का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो वो हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है, that is sigma by epsilon naught. A system has two charges Q1 Q2 located at 0 15 centimeter 50 centimeter. What is the electric dipole of the system? तो मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है। सो दरअसल ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, मिसप्रिंट है, और ये एक तरह का डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं ये होता है वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको 2a से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सेपरेशन डिस्टेंस होता है। तो ये 2 × 2 15 × 10 माइनस हो जाएगा, एक 15 पे दूसरा प्लस 15 पे एक माइनस, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे भी देखो तो 75 के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा, यानी 75 नैनो कूलम मीटर रहा होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर shown in the figure. The net electric field these charges produce at point A and point B is. तो मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। सो पॉइंट ए पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो निगेटिव के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, और पॉजिटिव यहाँ भी निगेटिव है यहाँ पे, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यानी ए पॉइंट पे देखो तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, लेट इट बी ये 1 है, ये 2 है, सो ये E1 होगा और ये आपका हो जाएगा E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, या आप E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो। जहाँ पे E1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा k टाइम्स देन -6 नैनो कूलम, मोड में यूज करते हैं तो ये प्लस में ही आपका आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो ए पॉइंट है, और आई थिंक ये मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपका हाफ रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 1.5 मीटर रहा होगा यहाँ पे, सो हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से E2 फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। जब बी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो इसके कारण से डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में अगर बी पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो बी पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर देखो तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से यहाँ पे माइनस हो गया था। तो जब आप E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी फर्स्ट के कारण से, तो वहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर लेंगे, तो इस केस में E1 का वैल्यू जो हो जाएगा के -6 नैनो कूलम, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन E2 का वैल्यू अगर लेंगे तो ये हो जाएगा के -24 नैनो कूलम, और ये जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो 3 + 1 यानी ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे दोनों का वैल्यू निकाल के, ठीक है, वही इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन में जाएं तो द पॉइंट चार्ज Q1 minus Q are placed at some distance apart. If the electric field at a location of Q is E/2, then the electric field at location of -2Q will be. यानी ये क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास दो चार्जेस है, लेट दिस वन इज Q और ये जो है ये पॉइंट है जहाँ पे -2Q। तो इसने बोला है कि एट सम डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस मुझे मालूम है नहीं है, if the electric field at a location of Q is E/2, so let the distance यहाँ पे जो है वो R है, ओके, सो at the location of Q यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है E/2। सो अब यस है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला है E/2 वो इसके कारण नहीं मिला होगा, क्योंकि इसके लिए तो यही सेंटर है, वो किसके कारण मिला होगा, -2Q के कारण मिला होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q जो है वो मिला है कितना, E/2, राइट। और अगर मेन फार्मूला देखो तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, दैट इज k टाइम्स 2Q मोड में होता है, राइट, 2Q स्क्वायर सॉरी 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सो लेट इट बी दिस वन इज R स्क्वायर, यानी इस पूरे का वैल्यू जो है वो है आपका कितना, E/2। उसी तरह से इसने पूछा है
कि टू क्यू पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी एक तरह से क्यू के कारण से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। सो क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये हो जाएगा कि क्यू और डिस्टेंस आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर, सही है ना। तो इसमें से अगर आप देखें इस वैल्यू को अगर देखें और टू को केवल आप बाहर निकाल लें, यानी इस तरह से टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और तो ये कहीं ना कहीं सेम पैरामीटर यही है, राइट। यानी मैं बोल सकता हूँ ई बाई टू जो रहा होगा 2 टाइम्स ई क्यू के बराबर रहा होगा। सो ई क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा E/4, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E/4, राइट। दिस इज द केस। सो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इस पे ये, और यहाँ पे क्यू, इसको अगर निकालो तो ये कहीं ना कहीं ई क्यू के बराबर ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा E/4। फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो इसमें मुझे नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी इसका डायपोल मोमेंट इधर जा रहा होगा और इसका डायपोल मोमेंट देखो तो ऊपर जा रहा होगा। यानी इस पॉइंट पे देखें तो दो डायपोल मोमेंट मिलेगा, एक इस तरफ, ओके, और एक डायपोल जो मिलेगा वो आपका इस तरफ ऊपर जा रहा है ना। तो वेक्टर का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, यानी दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा, ये इस तरफ। यानी नेट डायपोल मोमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर ही कहीं पे आया होगा नेट डायपोल मोमेंट। सो नेट डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा, लेट इट बी है P1 है और ये P2 है। सो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे P1 और P2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और P1 और P2 का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सॉरी। तो P1 और P2 का वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, तो आप इसको 2 टाइम्स P1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। P1 को बाहर ले लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा, और P1 का वैल्यू अगर आप देखें तो चार्ज टाइम्स ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस, तो चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁶, और दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, दो चार्जेस के बीच में, तो ये होगा 10⁻²। इस P1 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही मेरा नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये कूलम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम उसे देखें, फॉर मेटल एंड एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज। सो मेटल और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो चीज़ पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम ही है। सो मेटल के लिए अगर देखें तो वहाँ पे आपको कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वो जीरो होता है मेटल के लिए। तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा, और एयर के लिए देखें तो वो आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। उसी तरह से अगर इसमें आए, two charges of magnitude q and placed at a distance of d from each other, force between them would be maximum A। तो इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा ये मुझे देखना है। क्यू का वैल्यू कितना, इसमें कंडीशंस है, क्यू का वैल्यू क्या रहा होगा कि फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए। ओके, सो फोर्स, जैसे कि अगर मैंने फोर्स का यहाँ पे इक्वेशन लिखा तो के टाइम्स क्यू हो जाएगा, देन क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा D²। तो ये स्मॉल क्यू का वैल्यू मैं कितना रखूं ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे अगर मैंने स्मॉल क्यू का वैल्यू क्यू के बराबर रखा तो कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उस तरह से मुझे इसको क्रॉस चेक करना है कि कहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, स्मॉल क्यू का वैल्यू आप कितना रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। सो मोस्टली अगर आप स्मॉल क्यू का वैल्यू क्यू के बराबर कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा, लेकिन यही स्मॉल क्यू का वैल्यू अगर Q/2 करेंगे तो आपको फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा। तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा। Next one है, when the distance between the charged particle is half, the force between them becomes। So force जो होता है वो होता है कि Q1 Q2/r²। अगर r का वैल्यू अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका K Q1 देन Q2 यहाँ पे, और r की जगह अगर मैं r/2 कर दिया हाफ तो ये बन जाएगा r²/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 4 टाइम्स के Q1 Q2/r², यानी 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा
इंक्रीज हो जाएगा। राइट, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड क्यू इज प्लेस्ड अदर टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, देन क्यू बाई क्यू इज। सो ये एक तरह से इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है और इसने बोला चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। सो लेट इट बी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आपका क्यू हो गया अपोजिट कॉर्नर, एंड स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट अदर टू कॉर्नर्स। ये आपका क्यू है और ये आपका क्या है, क्यू है। इफ नेट फोर्स ऑन अ क्यू इज जीरो, तो कोई भी एक क्यू उठा लीजिए, इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो अगर मैं फोर्स फाइंड करूँ तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट, यानी ये इसको रिपेल करेगा, सॉरी, ये इसको क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। सो लेट इट बी, अगर इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 3। सो ये F1 रहा होगा, ये आपका F2 रहेगा, और ये क्या है आपका F3 रहेगा, राइट। डिस्टेंस सबका सेम होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो आप एनालाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे क्यू बाई क्यू का वैल्यू निकालना है, लेट इट भी सबका डिस्टेंस 1 मीटर है, आप यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 मीटर। सो इसका यूज़ करेंगे, F1 F2 F3 तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद वेक्टर सम करेंगे। सो वेक्टर सम करने के बाद तीनों का जो नेट फोर्स हो जाएगा वो आपका जीरो कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो वेक्टर सम कैसे करते हैं, तो अगर मैंने इस पॉइंट को बाहर निकाला, इधर हो जाएगा आपका F1, इधर हो जाएगा, ओके। सो लेट इट भी, पहले मैं F1 और F3 को सॉल्व करता हूँ। सो F1 और F3 को सॉल्व करूँ तो दोनों का वैल्यू सेम ही है, सारा पैरामीटर सेम होने के कारण से, चार्ज भी सेम है, ये चार्ज भी सेम है, तो F1 और F3 का वैल्यू सेम आएगा। तो अगर आप इसका नेट फोर्स पहले सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका F1 और ये है F3, दोनों का वैल्यू सेम होने के कारण से इसका नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, एकदम बीचों बीच, जिस डायरेक्शन में आपका F2 है, यानी F13 और F2 जो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। सो F13 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर, 2 टाइम्स F1 F3 कॉस 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। F1 और F3 का वैल्यू सेम होने के कारण से F13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ, लेट इट बी F1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F1, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F1, राइट। तो F13 आ गया। अब जब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो उसको F2 के साथ ऐड कर देंगे, यानी F2 प्लस ऑफ √2 टाइम्स ऑफ F1, ये नेट हो जाएगा, और नेट का वैल्यू यहाँ पे बोला है जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ F2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ F1। सो अगर मैं सबका वैल्यू यहाँ पे रखूँ, सो F2 का वैल्यू जो आ जाएगा इन दोनों के बीच का होगा, तो ये हो जाएगा K टाइम्स Q Q, और ये √2 स्क्वायर हो जाएगा, √2 स्क्वायर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इजिकल टू ये हो जाएगा -√2, और F1 का वैल्यू अगर देखूँ तो ये हो जाएगा K टाइम्स एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 1 लेके चलाओ, क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं देखना, वैसे भी कट जाएगा। सो यहाँ पे K कैंसिल आउट हो गया, एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसने पूछा व्हाट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। सो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू देखें, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्मॉल क्यू को इधर ले आया, तो ये 2 इधर चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, -2√2, ये हो जाएगा -2√2, यानी ये है इसका आंसर, ये पावर 1/2 का मतलब 2√2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2√2, राइट। सो इस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो टेस्ट में आए थे, ये करीबन 23 क्वेश्चन थे, तो आप लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने हाथ पे ही छोड़ा था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन उसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था, ओके, थैंक यू।